पावर ब्रेकफास्ट और एक और खास दिन, इनफैक्ट हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, लेकिन बाजार के लिए आज का दिन भी थोड़ा प्रेशर भरा रह सकता है कि मार्केट्स के अंदर, स्पेशली सभी मार्केट्स को आप देखें, तेज बिकवाली देखने को मिल रही है। एसजी निफ्टी करीब 125 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। यूएस मार्केट में कल जो संकेत थे वो भी नेगेटिव साइड पे थे। यूरोपियन मार्केट से भी 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और अब एसजी निफ्टी करीब 1.25% नीचे कामकाज करते हुए 9753 का लेवल देखने को मिल रहा है। यूएस नॉर्थ कोरिया ये एक बड़ा ट्रिगर है जहां पर जिसको बाजार आधार मान के बिकवाली दिखा रहा है। उसके अलावा ना केवल ये बल्कि जो बाकी मार्केट्स हैं यानी कि डोमेस्टिक फ्रंट पे भी अगर बात करें तो वहां पर भी काफी सारे न्यूज फ्लोज हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला। उसके भी चलते भारतीय बाजारों में कुछ एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया ने धमकी दी है कि वो गुआम में कुछ मिसाइल लॉन्च कर सकता है, हालांकि उसके पलटवार में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि अगर ऐसा कोई भी कदम उठाया गया तो अपने आप में ही उसका काफी इम्पैक्ट होगा। तो ये दोनों ही जो देश हैं इनके बीच में टेंशंस बढ़ते हुए, स्ट्रेस बढ़ते हुए और उसका इम्पैक्ट जो है तमाम एशियन मार्केट्स, तमाम इंडियन मार्केट्स या फिर जो बाकी वर्ल्ड वाइड मार्केट्स उनके ऊपर देखने को मिला। निकेई में आज कामकाज नहीं हो रहा, लेकिन बाकी जो मार्केट्स उनके अंदर प्रेशर जरूर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल किस तरह के संकेत हैं और कौन से आंकड़े हैं जिनके ऊपर नजर रखनी होगी, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ संदीप मौजूद भी हैं, माफ कीजिएगा रजत मौजूद भी है। रजत, किस तरह के आंकड़े हैं, किस तरह के संकेत हैं? कोई आंकड़े देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा आंकड़ा तो आप ही बता रहे हैं। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गए नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच, सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है इसमें वर्ल्ड मार्केट्स के लिए और चिंताएं बढ़ गई। जिस तरीके की स्टेटमेंट्स दोनों ही लीडर्स अपनी अपनी कंट्री के दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा पैनिक मचा रही है इसमें वर्ल्ड मार्केट में। जब भी ऐसा होता है तो इक्विटी मार्केट सबसे ज्यादा प्रभावित होती है और सोने में खरीदारी बन जाती है एज ए डिफेंसिव टूल। बिल्कुल वही हुआ कल भी। अगर देखें तो यूएस मार्केट पे स्लाइड्स है, लगभग 1 से 2% की गिरावट ऑलमोस्ट सभी मार्केट्स पे देखने को मिल रही थी। आज जब एशिया खुला तो उसमें एसजीएक्स निफ्टी 100 अंकों का गोता लगा गया शुरुआती सत्र में ही। निकी आज बंद है लेकिन रेस्ट ऑफ द एशियन क्यूज भी बहुत पॉजिटिव है नहीं। देखिए अमेरिकी बाजार में 44% वोलेटिलिटी एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में बढ़ गई है। ये बहुत बड़ा एक खतरा माना जाता है। अगर गिरते बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ जाए तो वो एक नेगेटिव संकेत ट्रेडर्स पकड़ के चल रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स तो रिस्क लेंगे नहीं, वो इक्विटी मार्केट की तरफ लौटेंगे नहीं। हो सकता है मार्केट्स पे आज दबाव भी देखने को मिले। अब मुद्दा यह है कि नॉर्थ कोरिया ने गुआम पर मिसाइल, गुआम के नजदीक मिसाइल 4 मिसाइलें दागने की यहाँ पर धमकी दे दी, लेकिन सैटेलाइट पिक्चर से साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि कोई ऐसे प्रिपरेशन है नहीं नॉर्थ कोरिया की। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ऊपर से ये बोल दिया अगर नॉर्थ कोरिया ने कोई भी गलत कदम उठाया तो इंजाम जो होगा नॉर्थ कोरिया का बहुत खतरनाक होगा। वो उस पर सतर्क रहें क्योंकि वो टॉलरेट नहीं करेंगे कोई भी गतिविधि होगी। गुआम की इंपॉर्टेंस ही अपने आप में बहुत ज्यादा है सुमित। इनफैक्ट ये जो मिलिट्री बेस है, 30% जो एरिया पे कब्जा है वो मिलिट्री का है, यूएस मिलिट्री का, जिसमें 6000 पर्सनल है गुआम पे। स्ट्रैटेजिक यूएस मिलिट्री बेस है। अगर वहां पर कोई भी छेड़छाड़ की जाती है नॉर्थ कोरिया की तरफ से तो यानी सीधे वो यूएस के ऊपर एक हमला होगा। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से निकल के आ रही है और उसका इंपैक्ट वर्ल्ड मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि सोना चल पड़ा है और सोने में लगभग 2 महीने के उच्चतम स्तर पे कारोबार हो रहा है। जी, चलिए इस पे और बातचीत कर लेते हैं। मेरे साथ मिहिर भट्ट मौजूद है, एडिटर इन चीफ। मिहिर, स्पेशली क्योंकि जिस तरह का अब ट्रबल आ रहा है, पहले तो डोमेस्टिक फ्रंट से बहुत सारी खबरें आ रही थी, अब नेगेटिव फ्रंट की जो खबरें हैं वो और बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, एस्केलेट हो गई, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट से। नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग होगी, ये तो श्योर है। सेकंड हाफ कैसा रहने वाला है? नहीं, देखिए सेकंड हाफ ना, एक्चुअली आप सेकंड हाफ में हो सकता है मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करे भी, लेकिन जिस तरह का ट्रेड बाकी मार्केट्स में हो रहा है आज और कल भी आप देखिए, कल किसी तरह से बुल्स ने मैनेज किया जो 97-80 का लेवल है उसे डिफेंड करने में, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन अगर कहीं गलती से वो टेस्ट हुआ या फिर ब्रीच हुआ तो वो फिर मार्केट की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा इन द शॉर्ट टर्म। तो देखिए सेलिंग प्रेशर तो रहेगा और अब मुश्किल ये है कि अगर आप मार्केट की रेंज को देखें तो जो हायर एंड है वो और लोअर एंड दोनों ही नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप कल भी बिकवाली का आंकड़ा देखिए एफआईएस की तरफ से, या फिर जो कुछ हैवी वेट थे उनका बिहेवियर देखिए। अब इसमें जोकर इन द पैक विल बी एसबीआई, उसके जो नंबर्स हैं वो अगर उम्मीद से कमजोर आ गए तो मार्केट के लिए और प्रॉब्लम है। तो अब इन सारी चीजों को जोड़कर अगर देखें ना तो वो बुल्स के लिए जिसे स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक कहते हैं या कमबैक कहते हैं, वो करना थोड़ा मुश्किल होगा मार्केट में इस समय। मिहिर, क्योंकि आज बहुत सारे नंबर्स भी वेटेड हैं, स्पेशली बैंकिंग बिग बॉय एसबीआई के नंबर्स भी आने वाले हैं। तो अगर कहीं भी एसबीआई के नंबर सपोर्टिव रहते हैं तो क्या बैंक निफ्टी थोड़ा प्रोवाइड कराएगा सपोर्ट, स्पेशली क्योंकि फार्मा में बिकवाली है, मिड कैप स्मॉल कैप में हैवी ऐसे बिकवाली आ रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या बैंक सपोर्ट करेगा? देखिए एक्चुअली ये होगा कि एसबीआई के जो नंबर्स आएंगे ना वो समझने में मार्केट को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप देखिए इस बार एक तो नंबर्स कंपैरेबल होंगे नहीं, ये मर्जर के बाद से पहले नंबर्स हैं तो आप सीधा कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर नहीं पाओगे। दूसरा, अगर एसबीआई के नंबर्स अच्छे आते हैं तो जो रब ऑफ देखने को मिलेगा
वो आई थिंक देखने को मिलेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर। लेकिन जरूरी नहीं है कि साथ में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी चलें। ऑन द कॉन्ट्ररी ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी, कि पीएसयू बैंक्स को थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया और वहां पर आपने थोड़ी पोजीशंस बना ली, और जो प्राइवेट बैंकिंग है उसमें थोड़ा और आपने डी-रिस्किंग कर दिया या फिर थोड़ी और बिकवाली कर दी, तो वो एक साथ पूरे निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्म करना, इसके लिए जरूरी है कि एसबीआई बहुत ही स्ट्राइकिंगली पॉजिटिव सरप्राइजिंग नंबर डिलीवर करे। ओके, एक चीज और है मेहर, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में हैवी बिकवाली, फार्मा में हैवी बिकवाली, लेकिन अब वीकेंड भी है तो ये नहीं कह सकते सेकेंड हाफ में शायद थोड़ा सा सपोर्ट आए कि एक्सटेंडेड वीकेंड आएगा, आगे बैंक्स की या बाकी ऑफिसेज जो हैं वो बंद रहेंगे, तो इन तरह की सिचुएशंस में शायद इतनी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ना हो शॉर्ट साइड पर। देखिए, अब ये दोनों तरफ हो सकता है। हो सकता है शॉर्ट साइड पे बहुत हेवी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि लॉन्ग साइड पे भी कोई लेकर जाना नहीं चाहे। देखिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह की हैं, कल भी आपको याद होगा जब मार्केट क्लोज होने वाला था तब सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही थी कि डोकलाम में विलेजेस खाली कराए गए हैं वगैरह वगैरह, फिर उसका डिनायल आने में बहुत टाइम लग गया। अब आज ये खबर आई है कि उस बॉर्डर पर भी इस समय जो ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट है दोनों तरफ से वो हाईएस्ट लेवल पर है। तो इतनी वॉलेटाइल न्यूज फ्लो में, और फिर नॉर्थ कोरिया और ट्रम्प जिसकी आप बात कर ही रहे थे इस समय, दोनों को अगर आप जोड़कर देखें तो इट्स अ वेरी वॉलेटाइल न्यूज फ्लो। तो उल्टा कोई जो पोजीशन है उसे डी रिस्क करना चाहेगा तो व्हाट वी नीड टू वेट फॉर इज कि अगर यूरोप आज भी वीक ओपन होता है तो कहीं इंडियन मार्केट में वीकनेस और नहीं बढ़ जाए। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अब बातचीत करते हैं अंचल से। अंचल के पास कई सारे SIN हैं, कई खबरें हैं, वो भी देख लेते हैं। हमारे साथ मौजूद भी अंचल SIN के लिए। सुमित, देखिए आज कहीं ना कहीं अंचल खबरें ज्यादा लग रही हैं आपके पास, बताइए कौन कौन सी खबरें? खबरदार सुमित, मेरे को लगता है कि रिजल्ट्स पीक पर हैं। 2 दिन बचे हैं, आज का और मंडे का, और मैक्सिमम नंबर्स हैं। आज जो बड़े नतीजे कल आए थे उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। गेल पे नजर रखिएगा। देखिए, कंपनी ने अपने नंबर्स पोस्ट किए बाजार बंद होने के बाद। आय में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली, एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए, हाँ, लेकिन मुनाफे में थोड़ा प्रेशर रहा। उम्मीद जो कंपनी का मुनाफा है 1025 करोड़ का आया, उम्मीद थी करीब 1070-1080 करोड़ के बीच रहने का, तो स्लाइटली बिलो एस्टिमेट मुनाफा जरूर आया, लेकिन मार्जिन ऑपरेटिंग फ्रंट पे एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स गेल ने पोस्ट किए हैं। वहीं दूसरी ओर IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक, यहां पे नजर रखिएगा। एसेट क्वालिटी फ्रंट पे सुमित जो प्रेशर है वो बरकरार है। अगर आप कंपनी की NII देखेंगे, NII घटी है, 1245 करोड़ से घट के अब 1025 करोड़ रह गई है। वहीं घाटा कंपनी का जरूर कम हुआ है कि YOY बेसिस पे प्रोविजंस कम हुए हैं, उसकी वजह से कंपनी का जो घाटा है वो सीधा 1415 करोड़ से घट के 499 करोड़ रहा है। लेकिन एसेट क्वालिटी पिछले क्वार्टर में भी हाई स्लिपेजेस थे, उसका इंपैक्ट इस क्वार्टर में साफ दिखा। ग्रॉस और नेट NPA दोनों में ही बढ़त दिखी, NII पे प्रेशर दिखा। यूनियन बैंक के केस में उलट नंबर्स हैं, NII और प्रॉफिट बढ़ा है बैंक का। अगर आप NII की बात करें तो वो 2100 करोड़ से बढ़ के करीब 2250 करोड़ हो गई है, तो वहीं प्रॉफिट्स जो हैं वो इंप्रूव हुए हैं, वो प्रॉफिट जो है वो गिरे हैं, 166 करोड़ से गिर के 116 करोड़ रहे हैं। लेकिन प्रोविजनिंग का आंकड़ा देखिए YOY बेसिस पे वो इनके केस में इंक्रीज हुआ है और वही एक डेंटिंग फैक्टर रहा है मुनाफे में। लेकिन एसेट क्वालिटी फ्रंट पे देखिए, ग्रॉस NPA 12.63% हो गए हैं 11.17% से बढ़ के, और वहीं नेट NPA 7.5% के करीब चले गए हैं 6.6% से बढ़ के। तो कहीं ना कहीं दोनों ही बैंक्स ने एक सिमिलर नोट पे एसेट क्वालिटी पोस्ट की है। लेकिन यूनियन बैंक में एक अच्छी खबर ये भी है कि बैंक ने फाइनली मंजूरी दे दी अपने म्यूचुअल फंड सब्सिडरी में 40% हिस्सा बेचने को। इसके अलावा PFC के नंबर्स आए, PFC के नंबर्स पे प्रेशर रहा है, मुनाफा आय दोनों ही गिरी है। और यूको बैंक की अगर बात करें, यूको बैंक अब एक और बैंक हुआ है जिसने सरकार को 30.72 करोड़ शेयर अलॉट किए हैं। अलॉटमेंट का भाव है 37.44 रुपीज पर शेयर, और इस अलॉटमेंट के जरिए बैंक ने करीब 1150 करोड़ की रकम जुटाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल इस सभी कंपनियों में बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों में बातचीत करने के लिए। इनफैक्ट कुछ और क्रूशियल खबरें भी हैं इसमें। एक तो है कोचिन शिपयार्ड की आज लिस्टिंग है, तो कोचिन शिपयार्ड के ऊपर आप नजर रखें। डिस्पाइट मार्केट में जो प्रेशर है उसके बावजूद कंपनी की लिस्टिंग होने जा रही है। कल SIS की लिस्टिंग थी, बाजार की बिकवाली के बावजूद भी शेयर ने करीब 4-5% के आसपास की बढ़त दिखाई। तो कोचिन शिपयार्ड की आज लिस्टिंग होने वाली है, कैसे आंकड़े रहेंगे, किस तरह की लिस्टिंग होगी, ये क्रूशियल रहेगा। और उसके अलावा सेबी ने शेल कंपनियों के शक में जिन 331 कंपनियों की ट्रेडिंग पर रोक लगाई थी, इसमें से 2 कंपनियां यानी कि जे कुमार इंफ्रा और प्रकाश इंडस्ट्रीज में आज से ट्रेडिंग शुरू होगी। BSE ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेबी के इस फैसले के खिलाफ दोनों कंपनियों ने सैट का दरवाजा खटखटाया था और सेबी ने कल के फैसले पर रोक लगा दी। सेबी के फैसले पर रोक के बाद कंपनियां भी सैट में जा सकती हैं। आज पार्श्वनाथ,
कावेत इंडस्ट्रीज की याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। तो आज से जे कुमार इंफ्रा और प्रकाश इंडस्ट्रीज में ट्रेडिंग शुरू होगी और 20% के सर्किट के साथ ये ट्रेडिंग शुरू होगी। तो आप नजर रखें इन दोनों शेयरों में। आज हो सकता है कुछ रैटिक मूव्स में आते हुए दिखाई पड़े, हो सकता है कुछ बिकवाली आए, कुछ खरीदारी आए, तो बहुत ही संभल कर अपनी ट्रेडिंग इसके अंदर करिएगा। इसके अलावा घोषित संपत्ति के मामले में एनडीटीवी को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीटीवी की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि एनडीटीवी में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एनडीटीवी की पहली अर्जी थी साल 2007-2008 के दौरान 405 करोड़ रुपए की कथित अघोषित आय पर टैक्स लगाने के खिलाफ, और दूसरी याचिका थी एनडीटीवी की 324 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के खिलाफ। इससे पहले इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 14 जुलाई को अपना फैसला बरकरार रखा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आरोप है कि एनडीटीवी ने करीब 900 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। और जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू होगी। एनसीएलटी की इलाहाबाद बेंच ने आईडीबीआई की याचिका को मंजूरी दे दी है। ट्रिब्यूनल अब इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति करेगा, जो इसका आकलन करेगा कि कंपनी के कर्ज को कैसे वसूला जाए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत 180 दिनों के अंदर एक रेजोल्यूशन प्लान पेश करना होगा। इसमें 90 दिनों तक का एक्सटेंशन मिलता है। इसके बाद ही अगर कोई हल नहीं निकलता तो कंपनी की संपत्ति को बेचा जाएगा। जेपी इंफ्राटेक का उन 12 कंपनियों में शामिल है जिनका नाम आरबीआई ने इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए दिया था। इससे पहले एसआर स्टील, भूषण स्टील, एमटेक ऑटो के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को मंजूरी दी जा चुकी है। एस निफ्टी में तेज गिरावट देखने को मिली, करीब 100 अंकों से ज्यादा गिरावट एस निफ्टी के अंदर फिलहाल देखने को मिल रही है। मोर लेस नेगेटिव साइड पे ही कामकाज हो रहा है, लेकिन नतीजों के लिहाज से आज का दिन काफी बड़ा है। आज दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। 450 कंपनियों के नतीजे आएंगे, सभी बड़े नाम, चाहे तो आप एसबीआई, बीओबी, हिंडाल्को, इप्का, सिप्ला, सेल, आरईसी ऐसी कंपनियों के नतीजे आज आने वाले हैं। तो नतीजों के लिहाज से भी आज हेवी डे है और सबसे पहले और सबसे सटीक कवरेज जो है वो आप जी बिजनेस में देख पाएंगे। इनफैक्ट सभी मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद भी हैं, सभी आंकड़े लेकर, यानी किस तरह के नंबर्स आएंगे आपको हम आज सुबह ही बताते हैं। उन सभी नंबर्स को आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। बाजार में भले गिरावट हो, लेकिन नंबर्स के लिहाज से अगर कोई भी आंकड़ा अच्छा आता है तो बाजार उसे पॉजिटिव साइड पर लेगा, लेकिन अगर खराब आता है तो बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। सभी सहयोगी मौजूद हैं, मेरे साथ संदीप है, मेरे साथ अंचल है, पूजा है और साथ ही साथ डिम्पी है। मेरे चारों सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं अलग अलग नंबर्स को लेकर। सबसे पहले तो डिम्पी, क्योंकि आप इस शो में आमतौर पर नहीं होते हमारे साथ, तो पहले आप ही शुरुआत करिए। कौन से नंबर्स आपके पास हैं और किस तरह के आंकड़ों की उम्मीद है? देखिए मेरे पास जो नंबर है ना बॉश का, जिसको आप जरा ट्रैक करते हैं, मैं नंबर्स बता देता हूँ, कुछ छूट जाए तो आप उसको ऐड भी कर दीजिएगा। इसका जो मुनाफा है वो करीब 12% बढ़कर आने वाला है और एक करीब 425 करोड़ का इस बार प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगा। रेवेन्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये 9% इस बार इसका फिर से बढ़कर आएगा, ये 2750 हो जाएगा। तो मुनाफा और रेवेन्यू यानी कि आय दोनों इस कंपनी की बढ़कर आने वाली है। और इसके अलावा जो परसेंटेज मार्जिन है वो भी बढ़ जाएगा, करीब 2%, ये 19.5 हो जाएगा, पहले 17.5 था। 2-3 बड़ी चीजें इस नंबर्स के साथ देखी जा रही है। वो है BS4 का जो उपकरण के इनके कुछ ऑर्डर्स इनके हाथ में लगेंगे, साथ ही साथ इनका जो टैक्स भुगतान है वो 20% का वहां इजाफा आएगा। और Q1 में जो अन्य आय है वो करीब 15% गिरेगी। तो ये थोड़ा बॉश का एक मोटा मोटी आंकलन है जो हमने आपके सामने रखा। एक इप्का लैब है जिसके नंबर्स आने वाले हैं, इसका मुनाफा करीब 15% बढ़ के आने वाला है। ध्यान रखिए ये भी फार्मास्यूटिकल्स की सेगमेंट से कंपनी है। जो बुरा एक्सपीरियंस है उसको एक तरफ रखिएगा, इसके नंबर्स अलग रखिएगा। इप्का के 15% मुनाफा बढ़ेगा, रेवेन्यू घट जाएगा करीब 8% के आसपास और मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट रहने वाले 15%। जैसे नंबर्स आए इन सब चीजों को नोट कीजिए और उसके हिसाब से फैसला ले सकते हैं आप जी। चले तो दो नंबर्स पे बातचीत हुई, बॉश और इप्का, ये दोनों के नंबर्स वेटेड हैं और किस तरह के आंकड़े आएंगे डिम्पी ने आपको समझाया, बहुत शुक्रिया डिम्पी। पूजा अभी हमारे साथ मौजूद है। पूजा, एसबीआई बिग बॉय के नंबर आने वाले हैं, किस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है एसबीआई के नंबर्स के आधार पर, और बीओबी कैसे आंकड़े रह सकते हैं? क्या दोनों के मोल सेम है या थोड़ा प्रेशर रहेगा एसबीआई में ज्यादा? जी, आज एसबीआई के नतीजे आएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आज का नतीजा, क्योंकि Q1 के विलय के बाद बैंक ने अपने नतीजे घोषित किए हैं। और अगर एनआई और पैट के फ्रंट पर बात करें तो हमारा अनुमान म्यूटेड क्वार्टर का है, क्योंकि विलय के बाद ज़्यादा कुछ लोन ग्रोथ या मुनाफे में ग्रोथ देखने की उम्मीद नहीं की जा रही। लेकिन 5 एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जिन पर की बाजार की नजर रहेगी। अरुंधति भट्टाचार्य की तरफ से मर्जर के बाद किस तरह की कॉमेंट्री निकल कर आती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। जानकारी मानकर चल रहे हैं कि स्लिपेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा,
यानी कि जो नए एनपीए होंगे उसमें कितनी बढ़त होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर बढ़त ज़्यादा हुई तो काफ़ी नेगेटिव होगा ये बैंक के लिए, क्योंकि एसोसिएट बैंक्स के जो एनपीए हैं उनके एनपीए काफ़ी ज़्यादा थे, तो उसका रिफ्लेक्शन एसबीआई के बुक्स पर कैसा होता है इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा वॉच लिस्ट, हमारा अनुमान है कि जो दिक्कतों वाले कर्ज हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, तो एक वॉच लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा देखना। इसके अलावा एनसीएलटी में भी जो 12 अकाउंट्स है एसबीआई का, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर भी है करीब, और ज़्यादातर स्टील कंपनियों में एसबीआई का एक्सपोजर है, तो उसको लेकर किस तरह की कमेंट्री आती है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन एनआईआई और पैट के फ्रंट पर बात करें तो म्यूटेड क्वार्टर की उम्मीद है एसबीआई की तरफ से। इसके अलावा एक और सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा के भी नतीजे आएंगे, और जिस तरह का ट्रेंड रहा है बैंक के लिए, एक स्टेबल और कंसोलिडेशन वाला क्वार्टर ही बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए रहेगा। इस बार एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर बात करें तो एनपीए के लेवल स्थिर रहेंगे, रिकवरी काफी ज्यादा रहेगी, स्लिपेजेस बढ़े हुए रहेंगे, लेकिन वहां पर जो नए एनपीए बढ़ने का पेस है, जो रफ्तार है, वो धीमी रहेगी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए एक स्टेबल क्वार्टर रहेगा। हाँ, लोन ग्रोथ काफी इंपॉर्टेंट होगा, पिछले काफी क्वार्टर से लोन ग्रोथ डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार हमारा अनुमान है कि 6% की लोन ग्रोथ इस क्वार्टर देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। सभी आंकड़ों के लिए आपसे आगे भी संपर्क करते रहेंगे, जैसे जैसे नंबर्स आएंगे अकॉर्डिंगली। संदीप भी मौजूद है। संदीप, बीपीसीएल और ऑयल इंडिया दोनों शायद लास्ट लैग है ओएमसीज और जो अपस्ट्रीम कंपनीज है उनमें, किस तरह के नंबर्स के अनुमान लगा सकते हैं? देखिए सुमित, आईओसी और एचपीसीएल के नंबर्स तो हमारे सामने ऑलरेडी हैं। एचपीसीएल का मुनाफा करीब 50% गिरा था, लेकिन बीपीसीएल के नंबर्स की जहां तक बात है, बेस्ट ऑफ द लॉट तो ये हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप कंपेयर करें, सेल्स में जरूर 3% के आसपास की गिरावट आएगी। हालांकि इनके जो सेल्स वॉल्यूम है वो करीब 4% बढ़ने का अनुमान है, लेकिन प्रोडक्ट प्राइसेस जिस तरह से करेक्ट हुए हैं क्रूड के साथ साथ, उसका इंपैक्ट सेल्स पे नेगेटिव साइड पे देखने को मिलेगा। अबिडा में 12% के आसपास की गिरावट आएगी और मार्जिन्स मोर और लेस फ्लैट 3.5% के आसपास देखने को मिलेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है मुनाफे का। देखिए, अगर आप मुनाफे की बात करें तो करीब 31% के आसपास की गिरावट इस बार देखने को मिल सकती है। जीआरएम्स करेक्ट होंगे क्योंकि इनको इस बार इन्वेंट्री घाटा होगा, वो तो एक फैक्टर है जो कि मुनाफे को इस बार डेंट करेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य आय है वो पिछले क्वार्टर में काफी हाई थी, 662 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर था, वो करेक्ट होकर नॉर्मल हो सकता है 450 करोड़ रुपए के आसपास, तो उसका जो करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास का इंपैक्ट आएगा। और उसके साथ साथ इन्वेंट्री घाटा, ये मिलके करीब 30% के आसपास मुनाफे में गिरावट है, उसे कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखेगा। लेकिन बाकी ओएमसीज के मुकाबले ये कम गिरेगा। और उसके साथ साथ जो जीआरएम्स में गिरावट है, हमारा जो अनुमान है $6 से घटकर $5.3, ये भी बाकी ओएमसी से बेटर रहेगा। ऑयल इंडिया की जहां तक बात है तो इनकी जो बिक्री है उसमें करीब 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। क्रूड करेक्ट हुआ तो उस वजह से इनके जो नेट रियलाइजेशंस है वो $52 के आसपास के जो थे वो घटकर अब $49 के आसपास आ जाएंगे, तो उस वजह से इनकी जो आय सेल्स है उसमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जहां तक अबिडा की बात है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि एक वेज प्रोविजनिंग इन्होंने पिछले क्वार्टर यानी कि Q4 में करी थी, 44% के आसपास की वेज प्रोविजनिंग बढ़ी थी, तो वो नॉर्मलाइज होगी, जिस वजह से अबिडा और उसके साथ साथ मार्जिन में ग्रोथ आएगी। और एक वन टाइम लॉस था इनका बड़ा 1151 करोड़ रुपए के आसपास का, उस वजह से मुनाफे का फिगर बहुत छोटा था, 20 करोड़ रुपए के आसपास का था, जिस वजह से आपको करीब 25 गुना के आसपास की बढ़त मुनाफे में जो है वो देखने को मिले। लेकिन आप एडजस्टेड बेसिस पे देखें तो जो मुनाफा है वो करीब 58% के आसपास गिरता हुआ दिखेगा। ये दरअसल इसलिए क्योंकि यहां पे भी अन्य आय का फिगर बहुत बड़ा था, 800 करोड़ रुपए के आसपास का था, वो अब नॉर्मलाइज होकर 250 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है। तो अन्य आय गिरने की वजह से एडजस्टेड मुनाफा जो है वो करीब 58% के आसपास गिर सकता है। तो अन्य आय का फिगर कहां पे आता है और वेज प्रोविजनिंग वो किस तरह से नॉर्मलाइज होती है, ये दो फैक्टर्स होंगे देखने लायक। चलिए, तो इन दोनों ही आंकड़ों पे आप नजर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका ये सभी नंबर्स बताने के लिए। अब हमारे साथ अंचल मौजूद हैं। अंचल, पर्टिकुलरली कि जो एक अनुमान लगाया जा रहा है आपके पास, रादर जो दो नंबर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक जो रोज चल रहा है यानी हिंडाल्को, और एक जो रोज गिर रहा है वो है सिप्ला। क्या अनुमान लगा सकते हैं हिंडाल्को और सिप्ला में? देखिए सुमित, बिल्कुल देखा आपने, एक तरफ सिप्ला है जो डेली बेसिस पे गिर रहा है और इस बार नंबर्स भी ऐसा रिस्पाइट देते हुए नहीं दिखेंगे। देखिए, अगर आप कंपनी की आय की बात करें, करीब 5-5.5% कंपनी की आय बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं एबिटा फ्रंट पे अगर देखिए तो 1.5% की महज बढ़त रह जाएगी। कारण ये कंपनी का खर्च बढ़ रहा है, वो कंपनी पे डेंट डालेगा। यूएस से जो कंपनी की आय आ रही है वो करीब 6% गिर सकती है। पूरा दारोमदार इस क्वार्टर में रहेगा घरेलू कारोबार पे, वहां कैसी परफॉर्मेंस रहती है। लेकिन एक चीज अच्छी भी है सुमित, इनहेलर की मांग यूएस में काफी बड़ी है और कंपनी का एक बड़ा मार्केट कैप है, तो उम्मीद यही की जा रही है शायद इनहेलर सेल्स एक डार्क हॉर्स की तरह काम करेगा और शायद नंबर्स को थोड़ा सपोर्ट दे दे। मार्जिन की जहां तक बात रही, कंपनी के मार्जिन 17% से घट के 16.4% रह सकते हैं और मुनाफा जहां तक रहा वो 12-12.5% गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्रिटिकल एस्पेक्ट इस बार नतीजों में रहेगा किस तरह से यूएस परफॉर्मेंस रहती है और जो इनहेलर कारोबार है
वहां पे किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। हिंडाल्को की जहां तक बात करें, हिंडाल्को के नंबर्स फ्रंट लाइन और बॉटम लाइन बेहद स्ट्रांग है, लेकिन ऑपरेटिंग नंबर्स पे थोड़ा प्रेशर रहेगा और उसका कारण है कंपनी का जो खर्च है वो एस्केलेट हुआ है। देखिए रेवेन्यू करीब 30% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में एबिटा सिर्फ 10% बढ़ता हुआ दिखेगा। कंपनी का जो उत्पादन खर्च है वो बढ़ा है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ी है, उसका एक इंपैक्ट कंपनी के एबिटा मार्जिन पर आएगा। एबिटा मार्जिन अगर आप देखिए 14.9% से घट के इस बार 12.7% रह जाएंगे। बट नेवरदलेस क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर जो इनके दो बड़े प्रोडक्ट्स है, दोनों के ही प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग है, तो इसको मुनाफे में जरूर सपोर्ट मिलेगा और उम्मीद यही है कि करीब 36% कंपनी का मुनाफा बढ़ सकता है और 400 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो मोरलेस सिप्ला के केस में एक वीक सेट ऑफ नंबर्स सुमित, लेकिन हाँ जहां तक हिंडाल्को की बात है, ऑपरेटिंग नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर वहां इंप्रूवमेंट रहती है तो ओवरऑल नंबर स्ट्रांग रहेंगे। जी चलिए, तो हिंडाल्को के जो नंबर्स हैं वो क्रूशियल हैं, आज आने वाले हैं और स्पेशली नोवेलिस के नंबर्स के बाद अब हिंडाल्को कैसे नंबर देता है ये क्रूशियल रहेगा। और दूसरा सिप्ला, जैसे अंचल कह रहे थे कि शायद जो यहाँ पे इनहेलर बिजनेस है वहां से कुछ एक इंप्रूवमेंट आए, स्पेशली यूएस बिजनेस में, तो ये जो है वो एक और फैक्टर है, इसको नजर रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल आपका ये सभी आंकड़े बताने के लिए। तो नंबर्स के लिहाज से आज हैवी डे है। हिंडाल्को, इप्का, सिप्ला, बीपीसीएल, ऑयल इंडिया, बॉश, एसबीआई, बीओबी, तमाम कंपनियों के नंबर जो है, स्पाइस जेट इनफैक्ट ये भी ऐसी कंपनी जिनके नंबर्स आज आने वाले हैं, तो इन सबको आज आपको नजर रखनी होगी। बहरहाल एसजी निफ्टी के अंदर थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है। एक समय में 131 अंकों की गिरावट थी, वहां से रिकवर होकर अब 99 अंक या 100 अंक रहेगा, तो 31 अंकों की गिरावट अब रिकवर हुई है, लेकिन अभी भी 100 अंक नीचे है। क्रूशियल चीज जो आज आपको नजर रखनी होगी वो है कोचिन शिपयार्ड का आईपीओ की लिस्टिंग आज होने जा रही है। कोचिन शिपयार्ड के सब्सक्रिप्शन के फिगर्स तो एक रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास रहे थे, एक जोरदार सब्सक्रिप्शन फिगर वहां पे आता दिखाई पड़ा था, 432 के आसपास का इशू प्राइस था। अगर आज मार्केट थोड़ा सा भी सपोर्ट कर देता है तो यहां पर हो सकता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी ज्यादा था, तो अगर अच्छे सपोर्ट मिलता है तो यहां पर अच्छी लिस्टिंग भी हो सकती है। 21 रुपए का डिस्काउंट भी कोचिन शिपयार्ड ने रिटेल निवेशकों को दिया था और साथ साथ जो प्रीमियम है ग्रे मार्केट आपकी स्क्रीन पर है कि 150 रुपए के आसपास का प्रीमियम था ग्रे मार्केट में, तो ये जरूर है 76 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो सब्सक्रिप्शन फिगर के साथ साथ हो सकता है यहाँ पे जो आंकड़ा आज हो या जो भी आज लिस्टिंग का नंबर हो वो काफी साउंड होता हो दिखाई पड़े। तो आपको नजर रखनी होगी, मार्केट सेंटीमेंट भले ही वीक है, लेकिन कंपनी इंडिविजुअली अच्छे आंकड़े दिखा के गई थी और फंडामेंटली भी काफी साउंड है। तो इन सभी ट्रिगर्स के साथ हो सकता है एक अच्छे नंबर कोचिन शिपयार्ड में भी आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़े। चलिए अब पार और विफास को तो यही समेटते हैं, जल्द लौटेंगे। बाजार में भले ही तेज गिरावट के संकेत हैं, तेज गिरावट की उम्मीद है, लेकिन इस गिरावट की उम्मीद में भी आपके लिए हम 20 कॉल लेकर आएंगे जहां पर आप खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ।